जितने भी विद्यार्थी 2025 में 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, कोई कारणवश आप अपनी तैयारी नहीं कर पाए तो आप बिल्कुल टेंशन मत लें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 801 एचएफ कोड का फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं। अगर आप इस पेपर के सोल्यूशन को पूरा देख के चले जाते हैं तो 100% है कि आपका पेपर यहीं से ही बनने वाला है। बट लेकिन आपको पेपर का सोल्यूशन पूरा आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, ठीक, तभी आप अपने पेपर में अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। देखो यहाँ पर हम पूरा सोल्यूशन हिंदी करने वाले हैं, 2025 का है, ठीक है, 2025 का। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक देना पड़ेगा, अपने एडमिट कार्ड आपको मिल गया होगा, उससे देख के और यहाँ पर अपना नाम लिखना पड़ेगा। ये टोटल प्रश्न कितने होते हैं, यहाँ पर 10 होते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं। जो समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, और जो पूर्णांक होगा वो आपका 70 नंबर का होगा। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा, तभी आपको पूरा पेपर समझ में आएगा, और आप इस वीडियो के सोल्यूशन को पूरा देखकर कहीं ना कहीं अपने पेपर में आप 70 नंबर, 80 नंबर और कहीं ना कहीं 90 नंबर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मात्र आप 801 एचएफ कोड को देखकर जाकर अपनी तैयारी को हिंदी के में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी। बस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा, और मैं इसका पूरा सोल्यूशन देने वाला, देख सकते हैं आप यहाँ पर मैं पूरा सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ, सब कुछ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ देखो, जीवन परिचय, यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पर सोल्यूशन देने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है बाबू। जब तक आप अंत तक वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको पेपर में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ये मैं दावा करता हूं कि अगर आप ये 801 एचएफ कोड को देख के जाते हो, क्योंकि ये कोड जो है बिल्कुल वायरल कोड है, और आप कई चैनल पे इसका कोड को देख रहे हो, बट यहाँ पर मैं इसका पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या इसके यहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे। निर्देश क्या, इंस्ट्रक्शन। प्रारंभ के 15 मिनट जो होंगे विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। उसके बाद सभी प्रश्न पत्र जो है अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र को दो खंडों के, खंड आ होगा और क्या होगा, खंड बा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, खंड जो आ होगा वो आपका बहुविकल्पी प्रश्न का होगा, जिसको आपको ओएमआर सीट में आपको भरना पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, खंड आ, प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल ओएमआर सीट में उत्तर पत्रक में ही उत्तर दें। यानी कि आपको जो ओएमआर सीट है वो आपको एक उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, उसमें आपको उत्तर देना है। ओएमआर उत्तर पत्रक में देने के पश्चात उसे काटे नहीं, यानी कि आप उत्तर दे दिया, मान लो 4 थे, ए बी सी डी, तो वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा। बट आपको ये क्या है, पूरी एक एक चीज मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि सिर्फ एक ही वीडियो देखकर आप अपने 24 फरवरी को बहुत अच्छा से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अब मान लो इसमें आपने क्या कर दिया, ए वाला गोला भर दिया, अब ये वाला काट के फिर आप सी भर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। आप सोच समझ के गोले को भरें। अगर आप 2 गोले भर देंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आप विशेषकर ध्यान रखें, जब भी गोला भरें तो बहुत सोच समझ के भरें। देखो क्या, प्रश्न के अंक उसके प्रमुख अंकित हैं, ठीक है। खंड जो बा होगा वो क्या होगा, 50 नंबर का होगा, कि वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें, ठीक है, जो एक साथ ही करना है आपको। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, खंड आ को सॉल्व करेंगे, जो आपका 20 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है, 20 मार्क्स का। ये आपको ओएमआर सीट में करना पड़ेगा। ओएमआर सीट में सबसे पहला क्या है, यहाँ पर पहला है बहुविकल्पी प्रश्न। कौन सा है, शुक्ल युग के सतत आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। तो क्या इसमें रामचंद्र शुक्ल, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, या फिर राधा कृष्ण दास। उसमें क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। उसका निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। दुर्ग स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र वर्मा है, डॉक्टर राजेंद्र वर्मा है, इसको आपको देखना है। उसके बाद अगला देखें क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विद्या की रचना है, या फिर गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं, मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका क्या, खा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, खा नंबर। भाव विलास के रचनाकार हैं, भाव विलास के रचनाकार कौन है, देव है, कौन है, देव। उसके बाद पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, तो पंचांग रचनाकार के कौन है, इसमें हो जाएगा आपका मथुरा नाथ शुल्क, मथुरा नाथ शुल्क हो जाएगा। उसके बाद देखो ये 4 नंबर यहाँ पर ये है, उसके बाद ये यहाँ पर रिपीट 2 बार हो गया, ठीक है, ये 2 बार हो गया, इसको आपको नहीं देखना है। अब देखते हैं आगे
क्या प्रश्न संख्या पांचवा क्या है, रूस में 25 मास याताव्रत के लेखक हैं। तो याताव्रत के लेखक कौन है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में देखो बेटा यहाँ पर गलत दिया गया कहीं ना कहीं, इसमें एक ऑप्शन में आप कर लो यहाँ पर क्या, राहुल सत्यात्र, ठीक है, ये आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा, ये आप ऑप्शन कर ले, इसका ये सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में गलत दिया गया है। अब देखो यहाँ पर भूषण की कल शाखा के कवि है, तो कौन है इसके, भूषण जो है किसके, रीतिकाल के। निम्नलिखित में से प्रतिवादी युग की विशेषताएं कौन सी हैं, तो कौन सी है इसमें कौन सी है, इसमें हो जाएगा आपका विकल्प, ये यानी कि विकल्प ए, विकल्प का और विकल्प खा दोनों, यानी कि मानवतावादी प्रवृत्ति या फिर विद्रोह एवं क्रांति की भावना, ये दोनों सही हो जाएगा, नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, संकेत महाकाव्य की रचना किसने की, संकेत महाकाव्य की रचना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल क्या, मैथिली गुप्त ने की, मैथिली गुप्त। निम्न में से छायावाद युग की विशेषता कौन सी है, तो कौन सी बेटा इसमें है, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, इसका ऑप्शन घा सही हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, राम की शक्ति पूजा। उसके बाद मणि खोए भुजंग सी जगनी, फन सा पटक रही थी शीश, आंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, उपयुक्त पंक्तियों में से रस है, तो कौन सा रस है इसमें बेटा, इसमें आपका जो रस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका करोड़ रस इसका सही हो जाएगा। उसके बाद रूप सी तेरा धन के पास में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। उसके बाद सोठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें कितनी मात्राएं होती है, 13 मात्राएं होती है, 13। उसके बाद जैसे ही उसने औषधि ली उसका रक्तचाप समान हो गया, रचना के आधार पर वाक्य में भेद होगा, तो कौन सा भेद होगा इसमें देखो 2 सेंटेंस यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो इसलिए जो हो गया वो कौन सा हो गया, यहाँ पर मिश्र वाक हो गया, यानी मिश्रित वाक यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे 15 नंबर क्या है, सभी दर्शकों ने नाटक की प्रशंसा की, तो क्या हो जाएगा, वाक्य का कर्मवाच्य रूप है, तो कौन सा इसमें कर्मवाच्य रूप कौन सा है, सभी दर्शकों द्वारा नाटक की प्रशंसा की गई, ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये होगा नहीं, आप पढ़ सकते हैं, इसमें 4 ऑप्शन है। तो देखो अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका बेटा क्या हो जाएगा, अव्यय पद से इसको जाना जाता है, अव्यय पद से। उसके बाद है शुभाशुभ में कौन सा समास है, शुभाशुभ में कौन सा समास है, इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। श्री हरि प्रिया रामा किसके पर्यायवाची हैं, ये दोनों जो पर्यायवाची हैं वो किसके पर्यायवाची हैं, ये हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो कौन सा इसमें हो जाएगा आपका बेटा, इसमें हो जाएगा अनु इसमें उपसर्ग है। युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप होगा, तो कौन होगा इसमें होगा आपका युष्मत हो जाएगा। ये मैंने आपका बहुविकल्पी 20 आपके पूरे सॉल्व करा दिए, अगर आप इतना पूरा तैयार करेंगे तो आपके इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यहाँ पर खंड क्या है, खंडबा है, क्या बेटा खंडबा, ये आपका 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, इसको आपको कॉपी में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये वर्णनात्मक प्रश्न है, ये जैसे मैं बताता जा रहा हूं वैसे वैसे आप तैयार करते जाएंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। देखो यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आपके यहाँ पर 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एक यहाँ पर गद्यांश ये दिया गया है बेटा, और एक गद्यांश क्या है, एक यहाँ पर खा नंबर, एक ये दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया, इन दो में से आपको एक ही कोई करना है। अगर आप एक कोई कर देते हैं तो आपको यहाँ पर गद्यांश के जो कितने होते हैं, 6 नंबर होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये पहले वाले गद्यांश को यहाँ पर सॉल्व किया गया है। देखो यहाँ पर 3 प्रश्न लगे होंगे, आ बा सा, ठीक है, ये 3 हो गए। पहला क्या है,
प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये जो क्वेश्चन है चाहे कोई सा भी गद्यांश पूछे आपका कॉमन ही रहता है, ठीक है, सभी से भी इसे पूछेगा, बस ये गद्यांश आपको ऊपर का चेंज कर देगा, प्रश्न यही रखता है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको देखो कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश गद्यावतावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईशिया तू न गई मेरे मन से नामक मनोवैज्ञानिक निबंध से उद्धृत है। इस तरीके से आप लिख देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको 2 नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो आपको पूरा हर कोई सा भी गद्यांश देगा, ये क्वेश्चन कॉमन है, ये 2 नंबर अपने पक्का कर सकते हैं। दूसरा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देख लो बेटा ये क्या है, रेखांकित अंश की, यहाँ पर इसके नीचे रेखा वाला भाग है, तो इस रेखा वाले भाग को आपको इसका आंसर लिखना है। अब देखो जब आप वहां पर मान लो इस रेखा वाला आंसर को वैसे अपने मन से यहाँ पर लिखना पड़ता है, जब आप अपने मन से नहीं लिख पा रहे हैं तो इन्हीं लाइनों को उतारकर आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डाली गई प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आपको यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या की गई। तो अगर आप इसको भी कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा। ये आप प्रश्न और बा प्रश्न क्या होता है, बिल्कुल समान होते हैं, चाहे कोई सा भी आपका गद्यांश पूछा जाए। तो ये 4 नंबर तो आपके पूरे पक्के होते हैं, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका। ये वाला तीसरा देखो, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या कहा है, ये आपका अलग होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, अलग होता है। ये भी आपको इसी से ढूंढ के कहीं ना कहीं लिखना पड़ता है। तो इसको देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सामने प्रस्तुत गद्यांश में से लेखक ईर्ष्या से उत्पन्न पीड़ा का वर्णन किया है और कहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति सदा दुखी रहता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आप सॉल्व करते हैं तो आपका 6 नंबर यहाँ पर पक्का हो जाएगा। इसी तरीके से आप करेंगे तभी आपको 6 में 6 नंबर यहाँ पर मिलेगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो आगे क्या है, यहाँ पर प्रश्न संख्या दूसरी हम सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का होगा। ये पहले हम गद्य का कर चुके थे, अब यहाँ पर हम पद का कर रहे हैं। ये आपको एक पद्यांश दिया गया है और एक अथवा में आगे आपको दिया गया होगा, ठीक है। एक अथवा में क्या है, एक अथवा में आपका ये दिया गया दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, ये यहाँ पर दिया गया दूसरा, ये क्या है, दूसरा ये दिया गया। चाहे आप तो खा वाला कर दो, चाहे आप कौन सा कर दो, चाहे आप यहाँ पर ये का वाला कर दो, ठीक है। 2 में से कोई एक भी कर देते हैं तो आपको 6 नंबर यहाँ मिल जाएगा। इसके नीचे देखो तो प्रश्न लगे 3, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और क्या है, तीसरा प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसी को प्रस्तुत गद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी लिखिए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको जो संस्कृत में लिखा गया है, ये पद्यांश लिखा गया है, इसको आपको इसकी हिंदी की व्याख्या करना है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवृत है। अगर आप ऐसे कर देते हो आपको यहाँ पर बेटा 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखो इसका प्रसंग भी आपको लिखना है कहीं ना कहीं, तो आप प्रसंग लिख देंगे क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में से ग्राम वधुएं सीता जी को घेरकर एक और बैठे हुए हैं, श्री राम के विषय में विनोद करती हुई उसमें प्रश्न पूछ रही है। तो इसको आपको ऐसे करना है। अब देखो तीसरा वाला क्या है, यहाँ पर तीसरा क्या पूछा गया है, सावरे से व्यक्ति के प्रमुख अलंकार में कौन सा है, या फिर यहाँ पर इसकी व्याख्या भी करना है। तो इसकी यहाँ पर देखो बेटा यहाँ पर व्याख्या की गई है, तो व्याख्या आपको इस प्रकार करना है, इसको देख सकते हैं, वीडियो को आप रोक लें और इसको व्याख्या को नोट कर लें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर काव्य सौंदर्य भी करना था आपको, तो काव्य सौंदर्य यहाँ पर किया गया। यहाँ श्री राम के रूप में मुद्रा सुंदर वर्णन हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी काव्य सौंदर्य यहाँ पर लिखा गया है। ये इसके बाद तीसरा लिखा गया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा 6 में 6 नंबर यहाँ पर मिलेगा। तो 6 नंबर गद्य का होता है और 6 नंबर पद का होता है, ऐसे ही आपका 12 नंबर आ जाता है, ठीक है। अब देखो आगे प्रश्न संख्या कौन सी आएगी, तीसरी आएगी। तीसरी, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में उसका अनुवाद लिखना है। ये आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भी आपको 2 संस्कृत के गद्यांश दिए जाएंगे, पहला ये दिया गया है, उसके बाद क्या है, अथवा यहाँ पर लगा है, क्या है, अथवा यहाँ पर लगा है, दूसरा ये वाला दिया है। इन 2 में से आप कोई भी कर सकते हैं, आपको नंबर पूरे वहां पर
दिए जाएंगे। तो देखो यहाँ पर बेटा क्या करना है आपको, सबसे पहला काम आपको संदर्भ करना है इसका, और दूसरा बात क्या है इसका अनुवाद करना है। ये दो काम करना है। संदर्भ कर देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर इसका अनुवाद कर देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे आपको 5 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहले संदर्भ हम यहाँ पर करते हैं। प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से उद्भृत है, यहाँ पर कर देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, आप जितने क्वेश्चन में बेटा मैं बता रहा हूं बिल्कुल आप तैयार करके जाइएगा, देखना आपको 24 फरवरी को यही क्वेश्चन आएंगे और आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। अब प्रसंग क्या है, इसमें चंद्रशेखर आजाद की वीरता, साहस और देशभक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पर इसका अनुवाद लिखा गया है। अनुवाद आपको ये संस्कृत में पीछे अनुवाद दिया होगा, आपको इसको हिंदी में अपने शब्द में लिखना है। कुछ भी लिखे पर आप मान लो आप अनुवाद नहीं लिख पा रहे हैं, बहुत से बच्चे अनुवाद हिंदी में नहीं लिख पाते हैं, तो क्या करें, आपको जो टूटी फूटी हिंदी आती है इसकी थोड़ा थोड़ा याद छापते जाए और कुछ अपने मन से यहाँ पर लिखते जाए, तो आपको पूरा नंबर वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, 6 नंबर। अब देखते हैं क्या है, प्रश्न संख्या कौन सी, 4 है। 4 यानी 4। निम्नलिखित संस्कृत पदांशों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, संदर्भ भी करना है आपको, अनुवाद भी करना है। अगर संदर्भ कर देते हैं बेटा आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और इसका अनुवाद कर देते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर 2 आपको पदांश संस्कृत के दिए जाएंगे। पहला ये दिया गया है, उसके बाद क्या है, दूसरा आपका यहाँ पर ये दिया गया है। आप दोनों में से कोई भी कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, 5 नंबर यहाँ पर मिलेंगे आपको। देखो 5 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर जो है आपको इसका यानी संदर्भ लिखने पर मिलेगा, और जो अनुवाद है वो 3 नंबर मिलने पर लिखेगा। तो संदर्भ यहाँ पर बेटा ने लिखा है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से उद्भृत है। अब ये क्या होती है बेटा, ये संस्कृत होती है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, संस्कृत खंड लिखा है। क्या लिखा है, संस्कृत खंड लिखा है। अब इसका प्रसंग आपको लिख जाना है, उसके बाद इसका देखो अनुवाद आपको यहाँ पर लिख जाना है, इस तरीके से लिखना है। वीडियो को रोक लें और इसको देखते जाए पूरा। अब देखो यहाँ पर क्या प्रश्न संख्या कौन सी है, 5 है। निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके आपके 3 अंक आपको निर्धारित है, 3 अंक मिलेंगे। देखो इसमें क्या हो गए, ये हर एक जिले का क्या होता है, जो खंड काव्य होता है वो अलग अलग होता है। आप अपने अध्यापक से पूछ लेंगे कि आपके जिले का जो है वो काव्य खंड क्या लगता है। अगर नहीं बताते हैं वो, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में नीचे लिख देना अपने जिले का नाम, मैं आपको बता दूंगा। तो देखो यहाँ पर जो कानपुर जिले का होता है वो क्या होता है, यहाँ पर ज्योति जवाहर होता है। क्या होता है, ज्योति जवाहर। अब ये आपको 1 नंबर और क्या 2 नंबर, इनमें से आपको कोई एक करना पड़ता है। इनमें से आप इन 2 में से कोई आप एक कर देंगे तो आपको यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 3 नंबर मिल जाएंगे। अब देखो आगे देखते हैं, यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, प्रश्न संख्या कौन सी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 6 का कौन सा पहले का आ जाएगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का वर्णन करना है। ये आप याद रखेंगे, सिर्फ आपको एक रचना ही लिखना है, कम से कम एक रचना लिखना है। अगर 2 भी आती है तो आप लिख देंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो जीवन परिचय लिखने पर आपको 3 नंबर और उनकी रचना लिखने पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और आप एक पैटर्न लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। इसमें देखो कौन कौन से पूछेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, तीनों एकदम IMP हैं, एकदम तैयार करके जाना। 24 फरवरी को आपको ये बिल्कुल आने ही वाले हैं, बिल्कुल तैयार करके जाना बेटा। पहले क्या है, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद को यहाँ पर सॉल्व किया गया है। जीवन परिचय आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपके मेन पॉइंट है उसको आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करते रहेंगे, बाकी सब आप नीले पेन से लिखेंगे। इसको वीडियो को रोक लें और आप जयशंकर प्रसाद का लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं क्या है, इनका जन्म यहाँ पर 1937 में हुआ था, इनकी रचनाएं यहाँ पर लिखी गई, इनकी रचनाएं लिखी गई। ठीक है, देखो खा दिया गया है, खा में क्या है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना यहाँ पर भी लिखना है। आप जीवन परिचय दे देते हैं तो आपको 3 नंबर, और उनकी आप कोई एक रचना लिख देते हैं तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा पूछेगा, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी दास, ये तीनों IMP हैं। आप तैयार करके जाना, आपको 24 फरवरी को पूरा ये एकदम बिल्कुल जो है वायरल पेपर है। आप इतना तैयार करके बिल्कुल जाएं, 100% ये मेरी गारंटी, यहीं से ही पेपर बनने वाला है। तो देखो गोस्वामी तुलसीदास का मैंने यहाँ पर बताया है सोल्यूशन में, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ठीक है, तुलसीदास का बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह भी प्री बोर्ड भी पूछा गया है। यहाँ पे इसको वीडियो को रोक लें और इसको नोट कर जाए पूरा। अब देखो आगे देखो, इनकी रचनाएं यहाँ पर दी गई, इन रचनाएं देख लें। प्रश्न संख्या क्या है? 7 है। अपनी पाठ पुस्तक संस्कृत खंड के कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना ही हो। आपको 2 लाइन की क्या करना है? श्लोक आपको यहाँ पर लिखना है, बट आप 4 लाइन की श्लोक याद करके जाएंगे, क्योंकि इसमें जो श्लोक यहाँ पर दी जाएगी वो आपकी कोई भी काम की नहीं होगी। जैसे यहाँ पर ये श्लोक दी गई है, ये श्लोक दी गई है, और उसके बाद क्या है, एक श्लोक ये दी गई है, तो ये श्लोक आपको नहीं लिखना है। अगर ये श्लोक लिख देंगे नंबर आपके कट जाएंगे, ये आप याद रखना। आप ये श्लोक लिखना, दूसरी और श्लोक आप लिखेंगे। उसके बाद देखो क्या है, प्रश्न संख्या क्या है आपका? 8 है, ठीक है। 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखना है। आपको 2 नंबर मिल जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। इस 5 में से आपको कोई 2 ही कर देना। अगर आप 2 कर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, कोई से भी आप 2 कर देंगे, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर क्या है? 9वां, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना बहुत ज्यादा नंबर का होता है, 7 नंबर का। ये इंपॉर्टेंट है सारे निबंध। पहला निबंध क्या है यहाँ पर? पहला निबंध क्या है? आतंकवाद कारण तथा निवारण, आतंकवाद पर आपको करना है, ठीक है। उसके बाद प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये भी। उसके बाद योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता, वृक्षारोपण का महत्व बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जनसंख्या वृद्धि, लाभ और हानि, बिल्कुल जितने 5 हैं आपके 5 निबंध आपके पेपर में पूछे जाते हैं। उन 5 में से आपको सिर्फ एक ही निबंध करना पड़ता है, जिसके आपको 7 नंबर मिल जाते हैं। तो ये 5 निबंध आपके इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाना। इसका सारा सोल्यूशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर दे दिया है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और जिसका नहीं मिला है तो आप इसको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, मैंने यहाँ पर इसका सलूशन दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर कैसे लिखा है। सबसे पहले आपको रूपरेखा बनाना है, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, समस्या का समाधान और उपसंहार, ये 5 हेडिंग आपको बनाना है। ये हेडिंग आपको देगा नहीं, ये आपको याद करके जाएंगे। इसी तरीके ये जो हेडिंग होगी प्रस्तावना और उपसंहार, कोई सा भी आपसे निबंध पूछे ये आपको सब में हेडिंग डालना है, ठीक है। और ये 3 जो हेडिंग होगी वो अपने मन से कोई बेटा बना सकते हैं। 2 हेडिंग यही होती है और 3 हेडिंग आप कोई भी अपने मन से बना सकते हैं। सब देखो यहाँ पर प्रस्तावना यहाँ पर पड़ी है, वीडियो को रोक ले और इसको देखते जाए। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का क्या अर्थ है इसको यहाँ पर पूरा समझाया गया है। इसको यहाँ पर रोक ले, फिर देख लें। फिर देखो क्या, प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, और उसके बाद क्या है, समस्या का समाधान यहाँ पर बताया गया, कैसे आप इस प्रदूषण की समस्या का समाधान कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखो बेटा क्या है, आगे हम देखते हैं रासायनिक प्रदूषण आपका लास्ट है। इसके बाद क्या, उपसंहार, उपसंहार आपको यानी कि अपनी ओपिनियन, अपने बारे में लिखना, यानी कि आप क्या चाहते हैं कि प्रदूषण को कैसे कम किया जा सके, उसको यहाँ पर लिखना पड़ता है। ये लिख देंगे तो आपके 7 में 7 नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, बिल्कुल ये बिल्कुल पक्के निबंध हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है, प्रश्न संख्या 10 है। आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है। आपका जो विद्यालय है उस विद्यालय में क्या है, जो पुस्तकालय है यानी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में आपकी किताबें नहीं है और ना आपकी पत्रिकाएं यानी मैगजीन भी नहीं है, उसका अभाव है। तो इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। भाई प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, उनसे ये कहना है कि आप मेरे लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में पुस्तकों और पत्रिकाओं का उपलब्ध कराएं, ठीक, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से अच्छे कर पाए। या फिर अथवा करके एक और लगाए, आप इसको भी कर सकते हैं। छात्रवृत्ति करने के लिए विद्यालय की प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी कि प्रधानाचार्य को आप प्रार्थना पत्र लिखना, उनसे कहना है कि आप मेरी पूरी फीस माफी कर दें, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूं, ऐसा बना बना के लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी हैं वो एक किसान है। अगर आप इन दोनों में से कोई एक आप कर देंगे तो आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा वायरल पेपर था, आप इसी प्रकार से तैयार करके जाएंगे। अगर आपको कहीं छूट गया है तो पीछे जाए और देख सकते हैं। अगर आपको देखो इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे पीडीएफ सेंड ऐसे व्हाट्सएप पे जाके सेंड कर देना, क्लास 10th हिंदी क्लास 10th हिंदी और 801 HF कोड आप लिख देंगे तो आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, 5 रुपए पेमेंट करना है, ठीक है। 5 रुपए आप पेमेंट कर देंगे तो आपको ये पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। किस नंबर पे आपको करना है, 7897
151197। इस नंबर पे फटाफट 5 रुपए करके स्क्रीनशॉट डालकर उसमें हमें कर दें तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, जिससे कि लास्ट समय में अपनी हिंदी की तैयारी करके अपने पेपर में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए।